होगी ना? बच्चे कमेंट दिखाओ, कमेंट नहीं दिखा सकते हैं। ऊपर दिखाओ ना, सामने डिस्प्ले पर। हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया हो? जल्दी बताओ क्या हाल चाल है सबके। क्लास स्टार्ट करें। और आज दोस्तों हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर इसकी उत्पत्ति। तो किसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति। ठीक है। मैं प्लेट विवर्तन की नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक बिल्कुल सामान्य छोटी सी बात बता रहा हूँ और ये कह रहा हूँ मैं आपको कि ये जो भारतीय प्लेट है, आप अगर देखते हैं तो इस तरीके से आपको दिखता है। ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये हम अफ्रीका को देखते हैं ऐसे, यहाँ पर हम देखते हैं अफ्रीका को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर जिस अफ्रीका को देखते हैं, और इस तरफ आप जब देखोगे तो ये उत्तरी अफ्रीका वाला हिस्सा है, उत्तरी अफ्रीका है। ठीक है ना, उत्तरी अफ्रीका है। ठीक है। ये उत्तरी अफ्रीका आ जाएगा, ये उत्तरी अफ्रीका है। ठीक है। उत्तरी अफ्रीका वाला हिस्सा है। राइट। और यहाँ से आप देखोगे तो ये वर्तमान में आपको दिखता है अरब प्रायद्वीप दिखता है फिलहाल। और ये जो है ना, यहाँ से मैं भारत को अभी नहीं बना रहा हूँ, भारत को चलो इसको यहाँ छोड़ देते हैं। कुछ इस तरीके से ये आपका है, ये वाला। ठीक है। और यहाँ पर सटी हुई थी आपकी कौन सी प्लेट? तो ये अफ्रीकन प्लेट के साथ में सटी थी। और ये सटी हुई थी आपकी कौन सी प्लेट? भारतीय प्लेट। ठीक है। तो अफ्रीकन प्लेट से देखो, ये यहाँ पर जहाँ यूरोप पड़ता है, और जहाँ पर यूरोप है, और ये जो यूरोप इस तरफ तो है, ये यूरोप है। और इस तरफ जो पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? वो पड़ता है आपका एशिया, है ना? एशिया है, दो महाद्वीप है ना यहाँ पर, यूरोप और एशिया। और यूरोप और एशिया दोनों संयुक्त रूप से जहाँ पर हैं, इसे कहा जाता है यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। तो ये जो प्लेट थी ना, इस प्लेट का नाम था यूरेशियन प्लेट। ठीक है ना। ये प्लेट जो थी आपकी, इसका नाम था यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ठीक है। यूरेशियन प्लेट। राइट। यूरेशियन प्लेट थी, ये यूरेशियन प्लेट है। और ये जो प्लेट है ये अफ्रीकन प्लेट हो गई। ठीक है ना। अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है। क्या? अफ्रीकन प्लेट हो गई ये बच्चा, और ये अफ्रीकन प्लेट हो गई। और ये जो यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट यहाँ से इससे विखंडित होकर अफ्रीकन प्लेट से उत्तर पूर्व की ओर गति करती है। और उत्तर पूर्व की ओर गति करती हुई इस तरीके से आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, ये आगे बढ़ती है। ठीक है। फिर ये और आगे बढ़ती है। ठीक है। फिर ये और आगे बढ़ती है, और फिर एक ऐसा समय आता है जब ये जा करके और ये टकरा जाती है किसके साथ में? तो ये टकरा जाती है आपकी किसके साथ में? तो ये टकराती है कुल मिलाकर के, और ये टकराती है किसके साथ में? ये टकराती है, और ये देखोगे आप ऐसे गति होगी इस प्लेट में। और भारतीय प्लेट आगे जा करके टकराई किसके साथ में? तो ये टकराएगी किसके साथ में? ये टकराएगी यूरेशियन प्लेट के साथ में। और यहाँ बीच में फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? तो यहाँ बीच में फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? तो ये हो जाएगा हिमालय का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के साथ, भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के साथ अभिसरण से, बाय द कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट, ये हिमालय जो पर्वत है, ये हिमालय जो माउंटेन है, ये बना है। और यहाँ पर एक जो पूरी भूसन्नति व्याप्त थी, जिसका आज वर्तमान में अवशेष कौन है? जहाँ वर्तमान में जिसका अवशेष कौन है, जिसका अवशेष हम भूमध्य सागर को देखते हैं, वो टेथिस भूसन्नति थी, है ना? इसका नाम था टेथिस भूसन्नति। ये टेथिस भूसन्नति थी। ठीक है। तो इसका एक और भी प्रश्न, ये फैक्ट ध्यान रखना, टेथिस भूसन्नति थी। तो आप ये और फैक्ट ध्यान रखना इस चीज का कि भाई टेथिस भूसन्नति का वर्तमान में जो अवशेष है वो कौन है? तो टेथिस भूसन्नति का या टेथिस जियोसिंक्लाइन का जो वर्तमान में अवशेष है वो कौन है? वो मेडिटेरेनियन सी है। इसका वर्तमान में जो रिमेन्स है, वो रिमेन्स कौन माना जाता है? तो इसका वर्तमान अवशेष टेथिस भूसन्नति का जो वर्तमान में अवशेष है ना, वर्तमान में अवशेष। ठीक है। वर्तमान में अगर अवशेष की बात करेगा, तो वर्तमान में जो अवशेष है, वो वर्तमान में अवशेष कौन है? तो ये है आपका भूमध्य सागर है। राइट। ये है आपका भूमध्य सागर। क्लियर है बात? तो भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है ना। भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है। ठीक है। और तो वर्तमान में जो रिमेन्स है ना, वो रिमेन्स कौन है? तो वर्तमान में जो रिमेन्स है, वो वर्तमान में रिमेन्स है कौन? टेथिस भूसागर का। ये कौन है? भूमध्य सागर है। और इसी टेथिस भूसन्नति में किसका फॉर्मेशन हो गया? तो ये फॉर्मेशन हो गया हिमालय का।
बात सबको क्लियर है कि नहीं है? और दूसरी बात अगर हम करें तो मैं इसको लैंग्वेज में लिख देता हूँ, है ना। तो इसको मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी द हिमालय माउंटेन द हिमालय माउंटेन mountain was formed by the by the convergence of Indian and Eurasian plate Eurasian plate Eurasian plate during during tertiary period ड्यूरिंग टर्सरी पीरियड। तो ये तो लिख लो अंग्रेजी वाले, है ना। और अब हमारे वाले हिंदी मीडियम के बालक, तो अब हिंदी मीडियम वालों का नंबर आ गया। अब हिंदी वाले लिखो, है ना। अब हिंदी वाले लिखो और ये लिखो, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत के अनुसार प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार। ठीक है। अच्छा, किसने दिया था वो तो हम लिख चुके हैं, प्रिंसटन विश्वविद्यालय के 3 प्रोफेसर थे, उन्होंने दिया था। ठीक है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार क्या कहेंगे आप? भारतीय प्लेट टर्सरी काल में टर्सी काल में टर्सियरी काल में टर्सियरी काल में भारतीय प्लेट तथा भारतीय प्लेट तथा भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से तेथिस भूसन्नति में अभिसरण से तेथिस भूसन्नति में, है ना। तेथिस भूसन्नति में तेथिस भूसन्नति में किसका विकास होगा? तेथिस भूसन्नति में अभिसरण से तेथिस भूसन्नति में तेथिस भूसन्नति में भूसन्नति हिमालय का निर्माण हुआ निर्माण हुआ है निर्माण हुआ है निर्माण हुआ। राइट। ये आपका हो गया हिमालय की उत्पत्ति को लेकर के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गई। ठीक है। और कल हमने भूसन्नति सिद्धांत जियोसिंक्लाइन थ्योरी के ऊपर बात की थी, है ना। चलो, हाँ भाई ला। बातें मत करो प्लीज, है ना। अपने पूरा मन करके पढ़ाएंगे चीजों को, ना, खूब सारा पढ़ाएंगे। अभी शुरू ही नहीं हुआ है ना। हाँ, अभी शुरू नहीं हुआ है ढंग से, और तुम लोग ना बातों में फिर टाइम खराब करते हो भाई। बातों में टाइम खराब कर देते हो। वेरी गुड। देख क्या कह रहा है, सर आपको पढ़ाना नहीं आता है, इसको बुलाओ पढ़ाने के लिए, पढ़ाएगा, है ना। चलो, देखो ये पूरी की पूरी ना, ये पूरी एक जियोसिंक्लाइन थी। ठीक है ना। एक भूसन्नति थी पूरी की पूरी। और जो है इस पूरी भूसन्नति में जैसे मान लो कि भाई यहाँ पर जब हिमालय बन गया तो ये भूसन्नति समाप्त हो गई। और ये जो भूसन्नति बहुत चौड़ी थी, तो ये प्लेटों में होने वाली गतियों की वजह से सिकुड़ गई। कुछ हिस्सा इसका खुला रह गया, जो कौन सा है, वर्तमान में हम जो भूमध्य सागर देखते हैं इसको। ठीक है ना। चलो, इसके बाद में आए, हाँ, अब एक बार दोबारा से फिर से सुन लो, है ना। और वापिस एक बार दोबारा इस बात को सुनो, और दोबारा सुनो।
आप ना कुछ बच्चे इस धारणा को बहुत प्रबल कर देते हैं कि हजारों बच्चे कहेंगे नहीं यार सर के लिए कुछ भी नहीं बोलना है ना, तो हजारों बच्चों के लिए एक बच्चा ऐसा कर देता है ना। एक बच्चा ऐसा होता है गंजेड़ी भंगेड़ी टाइप का, जो ये धारणा को प्रबल कर देता है नहीं यार सर के लिए कुछ नहीं कहना है, बाकी किसी के लिए कुछ भी कह लो, है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। अब ध्यान दो आप वापिस से। ये भारतीय प्लेट जो वर्तमान में हम दृढ़ भूखंड देखते हैं, ये कठोर भूखंड देखते हैं, ये जो है ना, ये आपका कहाँ था, भारतीय प्लेट के साथ में था। और ये भारतीय प्लेट से टूटा। देखो प्लेटों में होने वाली गतियों को हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। और प्लेटों में सामान्य रूप से तीन प्रकार की गतियां देखी जाती हैं। एक गति ऐसी होती है जब दो प्लेटें आमने सामने टकराती हैं, उसको बोलते हैं अभिसरण। ठीक है ना। प्लेटों की अगर गति को हम देखें, तो प्लेटों की गति को अगर आप देखोगे, तो प्लेटों की गति अगर आप देखोगे, तो प्लेटों की जो गति होती है ना, वो प्लेटों की गति आपकी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। जिसमें एक होती है अभिसारी गति होती है, एक अभिसारी गति होती है, ठीक है। एक गति होती है जिसको बोलते हैं अपसारी गति, ठीक है ना। और एक जो आपकी होती है रूपांतरण, रूपांतरण होते हैं, रूपांतरण गति होती है। एक ऐसी गति, इसको बोलते हैं अभिसारी गति, कन्वर्जेंस, है ना, कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस। इसमें क्या होता है कि दो प्लेट आमने सामने आकर के टकरा जाती है ना। एक प्लेट इस तरफ है और एक प्लेट इस तरफ है, और ये दो प्लेटें आमने सामने आती हैं और आपस में आकर टकराती हैं, और बीच में जो है ना वो फॉर्मेशन होता है पर्वतों का। ऐसे पर्वत कहलाते हैं वलित पर्वत, है ना। ऐसे पर्वतों को हम वलित पर्वत के रूप में जानते हैं। जैसे अगर मैं एक बात करूं आपसे, एक डायग्राम अगर मैं आपको सिखाऊं, अगर मैं एक डायग्राम आपको सिखाऊं, तो एक बार ध्यान दो थोड़ा सा, एक समझो एक चीज को, कि ये हमारी, इसको बनाना नहीं है अभी, अभी केवल आपको इसको सुनना है, बिल्कुल ध्यान से केयरफुली सुनना। आराम से अगले 15 मिनट, 10-15 मिनट जो है वो लिखना नहीं है आपको, सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना है। प्लीज आप कमेंट मत करो, ये फालतू में एक आधा बच्चे होते हैं, बच्चे नहीं होते, आप समझा करो, कोई अगेंस्ट टाइप के लोग होते हैं ना, फालतू जो बकवास करते हैं, है ना, उस तरीके के बच्चे, बच्चे नहीं है, स्टूडेंट नहीं है ना। स्टूडेंट कभी भी टीचर के लिए कुछ भी गलत नहीं लिखता है, समझे कि नहीं समझे। तो कुछ लोगों का कुछ ऐसे अ, जो है ना असामाजिक तत्व होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो इस तरीके से डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं क्लास को, जैसे आप डिस्टर्ब हो रहे हो ना ऐसे। तो प्लीज ऐसे बच्चों पर रिएक्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। ध्यान दो एक बार, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर अगर हम बात करें, तो दोस्तों इस पृथ्वी में ये जो हमारी अर्थ है, इसमें से हम एक पार्ट लेते हैं, ठीक है ना। एक पार्ट लेते हैं यहाँ से, एक हिस्सा इसका हम ले लेते हैं यहाँ से, और अब इस हिस्से को निकाल कर बाहर लेकर आते हैं, ठीक है ना। देखो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द अर्थ स्टडी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, है ना। तो जो जो अर्थक्वेक वेव्स है ना, उनके अध्ययन के आधार पर जब आप देखोगे, तो उनके अध्ययन के आधार पर जब आप पाओगे, तो उनके अध्ययन के आधार पर पृथ्वी को तीन भागों में बांटते हैं। इंटीरियर ऑफ अर्थ को, पृथ्वी के अंतरतम को, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं बच्चा क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इस पार्ट को जो बोलते हैं इसको मेंटल बोलते हैं, इसको मेंटल बोलते हैं, ठीक है। और एक जो सबसे अंदर का पार्ट है ना, इसको हम कोर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो तीन हिस्से हैं, एक क्रस्ट है, दूसरा मेंटल है, और तीसरा कौन सा है, तीसरा कोर है ना। एक क्रस्ट हो गया, एक क्रस्ट हो गया, एक मेंटल हो गया, एक कोर हो गया, और हम इसका एक पार्ट बाहर निकाल कर लाते हैं और एक बड़े उस पर समझते हैं, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको ये समझाऊं यहाँ पर, इसको थोड़ा बड़े उस पर समझाऊं, तो देखो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपका सरफेस आपको दिखेगा, ठीक है, सरफेस आपको दिखेगा, है ना, सरफेस आपको दिखेगा। और ये जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है ना, जिसकी हालांकि मोटाई 5 किलोमीटर भी होती है ना, और इसकी मोटाई कहीं 70 किलोमीटर मिलती है। तो जो पर्वत होते हैं ना, वहां पर मोटाई ज्यादा होती है इसकी क्रस्ट की, और जहाँ पर्वत ना होके सागर होते हैं, वहां पर क्रस्ट की मोटाई कम होती है, ठीक है। और ये जो सबसे पहला पार्ट है, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ये क्रस्ट है, या क्रस्ट को हिंदी में अगर कहोगे तो भूपर्पटी। क्रस्ट को क्या बोलते हैं, भूपर्पटी। क्रस्ट को ही क्या बोला जाता है, भूपर्पटी बोला जाता है। तो क्रस्ट कह दो, या फिर इसको क्या बोल दोगे, भूपर्पटी कह दोगे, ठीक है। क्रस्ट या भूपर्पटी है। फिर एक हिस्सा और है, जो बीच में आपका कौन सा होगा, मेंटल। या मेंटल को हम बोलते हैं प्रवार बोलते हैं, मेंटल है, या इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, प्रवार बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रवार। मेंटल है, प्रवार है। और ये जो है ना, ये हिस्सा,
इसको बोलते हैं कोर, है ना। इसको कोर बोलते हैं या इसको अंतरतम बोलते हैं। इसको कोर या फिर इसको अंतरतम बोलते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो क्रस्ट है ना, इसकी जो मोटाई है वो 35 से 45 किलोमीटर है। 35 से 45 किलोमीटर, ठीक है। दूसरी अगर बात करते हैं तो इसकी जो मोटाई है ना, ये जो गहराई है इसको कहोगे 2900 किलोमीटर तक है। और अर्थ का जो सेंटर है ना, केंद्र, ये 6300 और 71 किलोमीटर है। न्यू एनसीईआरटी शायद इसको 70 लिखा है, पहले पुराने वाले में 71 था इसका ना। तो ये कुल मिलाकर के हमारी तीन परतें, तीन लेयर अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट 35 किलोमीटर से 45 किलोमीटर, कोर मेंटल 35 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक, और कोर जो है वो 2900 से लेकर कितनी है, ये है 6371। ये है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, है ना, ऑफ द अर्थ, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ है बच्चा, पृथ्वी का अंतरतम है, पृथ्वी का अंतरतम है, ठीक है, पृथ्वी का अंतरतम। और ये जो अंतरतम है ना, ये सिस्मिक वेव जो होती है ना, या भूकंपीय तरंगे होती हैं, उनके अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया है कि साहब पृथ्वी का अंतरतम ऐसा होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है ना। चलिए, ये ऐसा होता है। अब नहीं, वो सियाल सीमा निफे, वो जब हाँ, सही कह रहे हैं। सचिन सर की लैंग्वेज में इसको चंपल चंपक बाबा बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। छोड़ो यार, उन सब ने बातें नहीं करनी है कोई फालतू, है ना। तो उन बच्चों पर ना बात करेंगे, अपने इस पर कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है ना। आपको मेरी क्लास समझ में तो आएगी ही आएगी, है ना। हाँ, एमपीपीएससी मेंस वालों का चल रहा है भाई, अभी अभी चल रहा है उनका तो, ना उनका 4-5 तारीख तक उनका करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे ना। तुम्हारे एमपीपीएससी मेंस में इंटीरियर ऑफ द अर्थ नहीं पढ़ाया, पढ़ाएंगे तुम्हारे एमपीपीएससी मेंस वाले जो बच्चे हैं, अगर कोई क्लास में, तो उनका होगा अभी, है ना। चलो देखो, इसको देखो एक बार, इसको इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हम देखेंगे इस तरीके से। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर इस तरीके से इंटीरियर ऑफ द अर्थ को बताया गया है। लेकिन ये कहते हैं कि ये पूरा पार्ट सॉलिड नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई ये पूरा सॉलिड नहीं, कठोर नहीं है, ठोस नहीं है ना। अब ठोस नहीं है तो फिर कैसा है सर? तो ये बताते हैं कि सब ऐसा है कि देखो, थोड़ा सा इसका एक ऐसा हिस्सा है मेंटल के अंदर, और मेंटल के अंदर का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी गहराई 100 से लेकर के और 400 किलोमीटर तक है। जिसकी गहराई 100 से कितनी है, 400, जिसकी गहराई है ना 100 से 400 किलोमीटर है। और ये है ना, ये प्लाज्मिक अवस्था में है ना, 100 से 400 किलोमीटर गहरा ये भाग है। और ये जो ना, ये प्लाज्मा अवस्था में, ये 100 से लेकर के 100 किलोमीटर से लेकर के और कितना, 400। अच्छा, वास्तव में तो ये तो मेंटल ही है, मेंटल का वह हिस्सा जिसकी गहराई 100 से 400 किलोमीटर है। इसे इस भाग में, इस भाग में जो पदार्थ है, चट्टाने हैं, वो चट्टाने ठोस अवस्था में ना मिल करके, और ये मिलती है अर्ध गलित अवस्था मिलती है, सेमी लिक्विड मिलती है ना, सेमी सॉलिड मिलती है ना, अर्ध ठोस मिलती है, या फिर अ, अर्ध गलित आप कह सकते हो ना, आधी गली हुई, ठीक है। ये इसको प्लाज्मा अवस्था में बोलते हैं ना, प्लाज्मा स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में है, प्लाज्मा अवस्था में, ठीक है ना। ये प्लाज्मा अवस्था में है। और इस हिस्से को बोला जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल, है ना। इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल, मतलब इसको एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है, एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है। ये है आपका दोस्तों एस्थेनोस्फीयर। ये है आपका कौन सा, एस्थेनोस्फीयर है। तो ये ध्यान रखना, ये एस्थेनोस्फीयर है। आज के बाद अगर आपसे पूछे कि साहब ये बताओ कि एस्थेनोस्फीयर क्या है, तो एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के अंतरतम में मेंटल का वह हिस्सा है जिसकी गहराई 100 से और 400 किलोमीटर है, जो कि पूरा ठोस भी नहीं है, तो पूर्णतया ये पिघला हुआ, मतलब या फिर द्रव अवस्था में भी नहीं है, मतलब ठोस और द्रव के बीच की अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था में ये पाया जाता है। बताओ ये यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बता दो आप, जल्दी बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये क्या है एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल क्या है, ये सबको क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। एस्थेनोस्फीयर सभी को क्लियर है कि नहीं, ये जल्दी बताओ एक बार। ये बताओ, ये बताओ, ये क्लियर है कि नहीं सबको, ये बड़ा, ये जो मैंने समझाया, ये पृथ्वी की तीन परतें सबको क्लियर होंगी, एक क्रस्ट, मेंटल और कोर।
क्रस्ट 35 से 45 किलोमीटर, मेंटल 35 से 2900 किलोमीटर, और कोर 2900 किलोमीटर से लेकर के 6300 क्लियर। मेंटल का वह हिस्सा जो 100 से 400 किलोमीटर गहराई पर मिलेगा, वहां पर पिघली हुई अवस्था में चट्टाने पूर्णतः पिघली नहीं है, आधी गली हुई है ना, आधी गली हुई है, तो अर्ध गलित अवस्था में मिलती है प्लाज्मा अवस्था, ना तो ठोस ही है ना द्रव ही है। इस भाग को बोलते हैं दुर्बलता मंडल, अंग्रेजी में एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और दुर्बलता मंडल इसलिए जो है दुर्बलता मंडल इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि जब पृथ्वी के अंदर भूकंप उत्पन्न होता है तो भूकंपीय तरंगे, आप जानते हैं कि भूकंप की वजह से पृथ्वी के अंदर दो तरंगे उत्पन्न होती हैं, एक पी तरंग, एक एस तरंग। पृथ्वी के अंतरतम में दो तरंगे चलती हैं, और पृथ्वी के अंतरतम में जो है वो भाई क्यों ऐसा है, ये क्यों है, तो ये आणविक विस्फोट है, दबाव का कम होना है, उसके कई कारण, उस पर मैं बात प्लीज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक बार एस्थेनोस्फीयर समझा रहा हूँ ना। वो क्लास 11 में इस पर और चर्चाएं होंगी अपनी वापस से। तो ये अर्धगलित अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में है, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भूकंपीय तरंगे, मान लो कि यहाँ पर, अभी इसको नोट नहीं करना है, अभी कुछ नहीं करना है, अभी केवल सुनना है। यहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ, ये भूकंप मूल था। भूकंपीय तरंगे जब उत्पन्न होंगी ना, तो उनकी जो गति है वो धीमी पड़ जाएगी, और भूकंपीय गति जब धीमी पड़ेगी भूकंपीय तरंगों की, तो इसी वजह से, इसी कारण से इसको हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। क्योंकि ठोस से द्रव माध्यम, ठोस से प्लाज्मा माध्यम में जब ये प्रवेश करती है भूकंप की तरंगे, तो इनकी गति क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है, इसी वजह से इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। अब दूसरी बात पर आते हैं, और दूसरी बात पर अगर आए, शैक्षिक क्लास से भी चैप्टर, नहीं नहीं नहीं, अभी तुम क्लासों पर मत जाओ, अभी आप 6 पे हैं, 6 9 पे हैं, 11 पे हैं, 25 पे हैं, 30 पे हैं कि सर एमए करवा रहे हैं, अभी उस पर मत जाओ, अभी आपको जाना ही नहीं, अभी सिर्फ आपको जितना बता रहा हूँ उसको सुनना है ना। मैं कह तो रहा हूँ आपको सारी किताबें रीड करवाऊंगा मैं खुद, मैं सारी किताबें खुद रीड करवाऊंगा आपको, एक एक लाइन टू लाइन, है ना। तो आपको ना एक लाइन टू लाइन आपको मैं रीड करवाऊंगा, ठीक है ना। आप उस चीज के लिए निश्चिंत रहो, मेरा भी अपना जो कोई एक्सपीरियंस है, मैं अपने उस आधार पर मैं आपको लेके चलूंगा आगे, ठीक है ना। चलिए, अब थोड़ा सा देखो कि ये दुर्बलता मंडल है, इस दुर्बलता मंडल के ऊपर का ये जो भाग है, जिसमें दो चीजें आई, एक तो आपकी क्रस्ट आई, एक तो क्रस्ट आई, क्रस्ट, एक तो क्रस्ट आ गया, और क्रस्ट के अलावा एक दूसरा हिस्सा आ गया, और दूसरा हिस्सा आ गया मेंटल का ऊपरी मेंटल, भाई मेंटल का ऊपरी भाग। और मेंटल का ऊपरी भाग जो कितनी गहराई तक है, 100 किलोमीटर की गहराई तक है। ये दोनों ही सॉलिड हैं, और दोनों को संयुक्त रूप से, इन दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है स्थल मंडल कहा जाता है। तो इसका मतलब स्थल मंडल, जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं दोस्तों, इस लिथोस्फीयर के अंदर, लिथोस्फीयर के अंदर, लिथोस्फीयर के अंदर अगर बात करें, तो लिथोस्फीयर के अंदर अगर आप देखोगे, तो लिथोस्फीयर में दो चीजें आ गई, एक तो पूरा क्रस्ट आ गया, और क्रस्ट के अलावा इसके अंदर आ गया मेंटल का ऊपरी भाग, जो कि 100 किलोमीटर की गहराई तक है, जो कितना है, 100 किलोमीटर गहराई तक है। तो पूरा क्रस्ट आ गया, मेंटल का ऊपर तक का, ऊपर ऊपर वाला भाग जो कि 100 किलोमीटर गहराई तक का है, ये संयुक्त रूप से कहलाता है आपका, इसे हम लिथोस्फीयर या स्थल मंडल कहते हैं। और इसको स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। सर जी आप पीपीटी से मत पढ़ाइए प्लीज, दिमाग खराब है क्या, ये पीपीटी है ये, इतनी मेहनत करके डायग्राम बनाया है, और तुम पूरी रात रामायण पढ़ी, सुबह पूछा सीता किसका बाप था। अरे यार बावली है ये लड़की, कौन है, शिवानी, शिवानी है ना, ये शिवानी कमेंट कर रही, शिवानी कहाँ दिखी पीपीटी तुझे, इतनी मेहनत करके डायग्राम बनाए हैं। हाँ शिवानी है, मेरी सिस्टर भी है शिवानी, वो तेरे जैसी पागल है ना। तू भी वैसी है, मैंने सोचा शिवानी नाम की लड़कियां अलग अलग होती होंगी, लेकिन तू तो उसी कैटेगरी की है ना। देखो इधर ध्यान दो, तो स्थल मंडल समझ में आ गया, और स्थल मंडल के टुकड़े जो होते हैं ना, उसके टुकड़े, स्थल मंडल के, स्थल मंडल के त्रिविमीय जो टुकड़े होते हैं ना, वो त्रिविमीय टुकड़े ही क्या कहलाते हैं, त्रिविमीय टुकड़े ही कहलाते हैं क्या भाई। तो स्थल मंडल के त्रिविमीय टुकड़े ही प्लेट कहलाते हैं, है ना। स्थल मंडल के त्रिविमीय टुकड़े ही क्या कहलाते हैं, प्लेट कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखना, प्लेट क्या होते हैं, तो प्लेट क्या होती है, तो प्लेट होती है स्थल मंडल के त्रिविमीय टुकड़े। त्रिविमीय इसलिए कहा क्योंकि जो है प्लेट की कोई लंबाई होती है, चौड़ाई होती है,
और प्लेट की एक मोटाई होती है 100 किलोमीटर, है ना, तो वो 100 किलोमीटर मोटाई होगी, ठीक है ना, 100 किलोमीटर मोटी होती है प्लेट, औसत 100 किलोमीटर है, एवरेज 100 किलोमीटर है। कहीं प्लेट ज़्यादा मोटी भी होती है, कहीं पतली भी होती है प्लेट, ठीक है ना। तो महासागर ये प्लेट होगी वो पतली होगी, है ना। भगवान, आप ना पढ़ लो, है ना, पढ़ लो, पढ़ लो, है ना, पढ़ लो, है ना। मैं पढ़ा, मेहनत कर रहा हूँ, मैं कितनी, कितना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार तुम बढ़िया से सीखो, लेकिन तुम्हें ना चिल करना है जिंदगी में ना। फीस 2 लाख रुपया होनी चाहिए एनसीईआरटी की, कम से कम बढ़ा करके, है ना, ताकि 2 लाख रुपए देने के बाद में आपको लगे कि हाँ भाई अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, 2 लाख दे रखे है ना। अब तुम्हारी फीस बहुत ज्यादा कम कर दी, और पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं, नहीं पढ़े, पढ़ लो भाई। फिर से निवेदन है, हाथ जोड़कर सिर झुका दूं, आपके कहीं चरण कमल हैं तो वो ले आओ, उनको पकड़ लो, पढ़ लो, है ना, नौकरी लग जाओगे। नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, है ना। चलो, इधर देख लो, प्लेट समझ में आई कि नहीं आई। तो कई बच्चे प्लेट में कंफ्यूज होंगे कि साहब ये कौन सी प्लेट है ना, कईयों के दिमाग में वही वो प्लेट आ रही होगी खाने वाली, है ना। तो प्लेट क्या है, वो बाउंड्री, वो दमन दीव नहीं भाई, दमन दीव की बात नहीं है ना, दमन दीव को उसको हटाओ, अभी अभी इस पर आओ, पहले इस पर, है ना। तो इस पर ध्यान दो। अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि साहब ये प्लेट क्या होती है ना, और ये जो प्लेट होती है ना, इन प्लेटों में गतियां होती हैं, जैसे, जैसे समझो एक बार, मान लो कि एक प्लेट ये है ना, कल मैं डायग्राम्स दिखाऊंगा आपको कई सारे। एक मान लो कि ये प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये एक प्लेट है ना, एक प्लेट ये यहाँ पर है ना, एक ये प्लेट है, ठीक है, एक ये प्लेट है, और एक प्लेट पृथ्वी के ऊपर ये है, ये प्लेट है। अब इन दोनों प्लेटों में क्या होगी, गति होगी, है ना, और इन दोनों प्लेटों में जब गति होगी, दोनों प्लेट टकराएंगी आपस में, तो ये बीच का अवसाद ना ऊपर उठेगा, और यहाँ पर बनेगा पर्वत आपका, ठीक है ना। और ऐसे पर्वत जो होंगे ना, उनको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन, ठीक है ना, फोल्डेड माउंटेन होते हैं, वलित पर्वत होते हैं। तो हिमालय ना, हिमालय दो प्लेटों की टक्कर से बना है, जिनमें एक प्लेट आपकी आती है कौन सी, और वो जो आमने सामने टक्कर होती है ना, उसको अभिसारी गति कहते हैं ना, अभिसारी कहते हैं। अभिसारी गति हुई है दो प्लेटों के मध्य, एक प्लेट भारतीय, एक प्लेट यूरेशियन, यहाँ पर बीच में फॉर्मेशन हुआ किसका, हिमालय का फॉर्मेशन हो गया है। अब हम जो है अब हम जो है दूसरी बात पर आते हैं, ठीक है। और अब दूसरी बात पर हम समझने का प्रयास करते हैं, और दूसरी चीज क्या है अब उस पर ध्यान दो। अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको, परिचय करवाता हूँ हिमालय से, ठीक है। तो हिमालय के परिचय की बात करें तो इंट्रोडक्शन पर आप जब आएंगे, तो अब आओ हिमालय के परिचय के ऊपर। तो हिमालय का परिचय चलो एक बार देखो, हिमालय का परिचय आप हेडिंग लिख लेना, हिमालय का, ये प्लेट वाला मत लिखना, इसको 11वीं में लिखवा देंगे आपको, ठीक है ना, हिमालय का परिचय वहां पर लिखवा देंगे। वो तो मैंने वैसे ही आपको मोटा मोटा से बता दिया, है ना। तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ हिमालय, ऑफ हिमालय, ठीक है ना, हिमालय, इंट्रोडक्शन ऑफ हिमालय, इस पर आप आओ। और इंट्रोडक्शन ऑफ हिमालय में दोस्तों अगर बात करोगे आप, तो हिमालय के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो हिमालय जो है ना, हिमालय, इसके अंदर अगर बात करोगे, तो हिमालय की अगर बात करोगे तो इसका जो विस्तार है, वो विस्तार सबसे पहले पूछता है, एक्सटेंशन ना, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन की जब बात करेगा ये, तो इसका जो विस्तार है ना, वो आपको मिलता है कहाँ से, तो ये मिलता है मध्य एशिया में, मध्य एशिया में ना, मध्य एशिया में पामीर पठार से, है ना, पामीर, मध्य एशिया में पामीर पठार से, पामीर पठार से, पामीर पठार से, पामीर पठार से म्यांमार तक, म्यांमार तक, ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम पामीर प्लेटू, पामीर प्लेटू इन मिडिल एशिया या मिड एशिया टू म्यांमार, म्यांमार, है ना। अब ये इस बीच में किन किन देशों के अंतर्गत आता है, किन किन देशों में फैला होगा, तो उन देशों के नाम एक बार देखो। उन देशों के नाम आपका हो गया कौन सा, अफगानिस्तान हो गया, चलो सीधा अंग्रेजी में लिखो, अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया,
अफगानिस्तान। देखो अभी ना स्टूडियो वगैरह की दिक्कत थी, थोड़ा सा कुछ मतलब मेंटेनेंस चल रहा था, कुछ एक और नए बन रहे थे क्योंकि बैचेज बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ही ये मंडे से शायद है ना, जब भी अगला जो क्लास होगी कल के बाद से, क्लास दबा के क्लास लिया करूँगा, 1.5 1.5 2 2 घंटे, 2 2 घंटे क्लास लेंगे, दबा के क्लास लेंगे, खूब सारा पढ़ा देंगे आपको, है ना, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन तुम ना थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, धैर्य रखो थोड़ा सा। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है, भारत है, इंडिया है, इंडिया है, इंडिया के अलावा कौन सा है? तिब्बत है, तिब्बत बोले तो चाइना, चाइना हो गया, तिब्बत है, चाइना है, नेपाल है ना, नेपाल है, भूटान है, भूटान है, और एक कौन सा है आपका? म्यांमार, और ठीक है, एक आपका म्यांमार हो, ठीक है, म्यांमार हो गया। तो कुल मिलाकर के इन देशों के अंदर सब में फैला हुआ है हिमालय, ठीक है। इसकी अगर आप देखोगे, तो इसकी अगर आप देखोगे तो इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई है ना, कुल चापीय लंबाई, कुल चापीय लंबाई, टोटल आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, ये इसकी कुल चापीय लंबाई कितनी है? और ये लंबाई है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? देखो हिमालय ना ऐसे फैला हुआ है, ऐसे फैला है, तो यहाँ से आप जब चलोगे ना, तो यहाँ से और यहाँ तक ये जो लंबाई नहीं, ये वाली ऐसे है, आर्क शेप में जब देखोगे, तो आर्क शेप जो लंबाई है ना, वो आर्क शेप लंबाई कितनी है? तो ये आर्क शेप लंबाई इसकी कितनी? 2500। और इसकी जो वैसे आप डिस्प्लेस्ड लंबाई देखोगे, तो वो डिस्प्लेस्ड लंबाई ऐसे जब देखोगे ना, ऐसे डायरेक्ट, तो ये पड़ती है कितनी? 2400 किलोमीटर, राइट, ये 2400 किलोमीटर पड़ती है। तो ये कुल मिलाकर के इसकी लंबाई है ना। तो लंबाई होगी, एवरेज हाइट, अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करोगे, एवरेज जो हाइट है इसकी, वो एवरेज हाइट कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई की जब बात करेगा, तो औसत ऊंचाई जो आएगी, औसत ऊंचाई आएगी कितनी? एवरेज हाइट कितनी आएगी? तो एवरेज हाइट, है ना, एवरेज हाइट, एवरेज हाइट, ठीक है, एवरेज हाइट, और एवरेज हाइट कितनी है? ये है इसकी 6000 मीटर, 6000 मीटर, ठीक है। औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई, राइट, औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई, विड्थ, ये कितनी है? 140 से 400 किलोमीटर, 140 से 400 किलो, ठीक है ना, 140 से 400 किलो, ठीक है। एक बार आप इतना लिख लिया हो तो बताओ मुझे कमेंट करके, फिर आगे बढ़ते हैं ना। और भी इसके इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें हैं, गोर्ज हैं, किन किन गोर्जों के बीच में है, और वो कौन कौन सी चोटियों के बीच में है, वो सारा अपने पढ़ते हैं, ठीक है ना, सारा देखते हैं। हो गया? अरे एक एक करके आएंगे, है ना, सारी बातों पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान तो दो। विस्तार जो है ना, हिमालय, हिमालय सिंधु गोर्ज से, सिंधु गोर्ज से, और कहाँ तक है? दिहांग गोर्ज, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं ना इसको, ब्रह्मपुत्रा को, दिहांग गोर्ज, गोर्ज, अथवा, अथवा नंगा पर्वत चोटी से, नंगा
पर्वत चोटी से। नामचा बरवा चोटी। नामचा बरवा चोटी। नामचा बरवा चोटी। नामचा बरवा चोटी। अथवा अथवा 74 डिग्री पूर्व से 96 डिग्री पूर्व देशांतरों के मध्य फैला है। देशांतरों के मध्य फैला है। मध्य फैला है। हाँ, मध्य लिखो। हिमालय इज एक्सटेंडेड फ्रॉम इंडस गोर्ज टू दिहांग गोर्ज और नंगा पर्वत पीक। पीक टू नामचा बरवा। नामचा बरवा पीक और 74 डिग्री ईस्ट टू 96 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इनके बीच में ये फैला हुआ है। ये विस्तार है सब हिमालय का, राइट। ये विस्तार है हिमालय। ये विस्तार है, ठीक है। ये हिमालय का विस्तार है, ठीक है। ये हिमालय का विस्तार, क्लियर है बात। तो ऐसे ऐसे हिमालय फैला हुआ है। अब अपन एक डायग्राम पर आते हैं अपने, और एक बार हिमालय को समझने का प्रयास करते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। देखो ये ना डायग्राम, मैं आपको वैसा डायग्राम भी ले सकता था बना बनाया, लेकिन इसलिए नहीं ले रहा हूँ ताकि आप जो है एक बार इसको सीखो थोड़ा देख करके कि हाँ सर ऐसे ऐसे बनाना है। खुद से एक बार चीज़ों को सीखो, और ये याद भी जल्दी होता है इस तरीके का। तो थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा कि मैं खुद से ही बना लूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दोनों ही फायदे हैं अपने का। अच्छा एक काम करते हैं, पहले डायग्राम नहीं बनाते, पहले एक वो करते हैं। पहले वो बनाते हैं इसको क्लासीफाई करते हैं ना। अब जो क्लासिफिकेशन इसके, अब मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ ना, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ऐसा क्लासिफिकेशन कहीं जनरली एनसीईआरटी में या फिर उसमें नहीं मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। देखो ये सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस या पार हिमालय, हाँ, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, और मेरा एक पर्पज़ और भी होता है ये ऐसे लिखने का, कि तुम लोग अच्छे से नोट्स बना पाओ ना। एक ये भी मेरा पर्पज़ है कि बढ़िया से तुम्हारे नोट्स बन जाए, तो ये भी अच्छी बात है। महान हिमालय, महान या हिमानी हिमालय, ठीक है। ग्रेट या और हिमानी, हिमानी हिमानी लिखना है ना। हिमानी हिमालय। तीसरा, और ये तीसरा हो जाएगा आपका मध्य हिमालय। ये इसको लघु हिमालय बोलते हैं, लेजर हिमालय। एक आपका हो जाएगा मिडल हिमालय। एक हो जाएगा आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय। आउटर हिमालय, या इसको बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी, शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज,
और एक और है जिसको बोलते हैं कौन सा, और इसको बोलते हैं कौन सा, तो इसको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय, हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। इसको आप ऐसे ही बनाओ पहले, फिर इसको बनाते हैं डायग्राम के अंदर, फिर इनको डायग्राम में बनाएंगे। और ये जो है ना ट्रांस हिमालय, इसके चार पार्ट हैं, चार पार्ट हैं इसके। एक इसका हिस्सा है जिसका नाम है काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज, फिर इसके बाद लद्दाख रेंज, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। ठीक है, जास्कर रेंज, और एक और है जिसको बोलते हैं कैलाश, कैलाश श्रेणी। अब इसको मैं डायग्राम में समझाऊंगा ना, तब माइंड में सेट हो जाएगा आपके कैसे कैसे है ये, और याद भी हो जाएगा, और आपको समझ में आएगा कि यहाँ से क्वेश्चन भी आता है ना, यहाँ से प्रश्न भी आता है। एक काम करो, इसको बनाओ। इसको बनाओ जल्दी से इसको एक बार छाप लो। आपका व्हाट्सएप खुला है इस पर? चल भाई मेरे, पीर पंजाल नहीं आएगा ना? पीर पंजाल ऐसे नहीं आएगा, पीर पंजाल आएगा अलग तरीके से। रुको बताते हैं तुम्हें, सारा सारा बताते हैं, रुक जाओ। एक तुम लोग थोड़ा सा धैर्य रखो। पीर पंजाल नहीं लिखना है ना? पीर पंजाल नहीं लिखना है भाई। पीर पंजाल पार्ट है ना? और पीर पंजाल पार्ट किसका है? पीर पंजाल पार्ट किसका है बताओ? तो ये आएगा पार्ट आपका बेटा मिडिल हिमालय का, नहीं? तो उसको यहाँ पर क्यों लिखोगे ये बताओ, है कि नहीं? उसको यहाँ नहीं लिखना है। चलो हो गया सबका। इसको, ये जो है इसकी चौड़ाई लिख दी थी ना आपने, 150 से कर सकते हो, इसको 140 है ना, इसको 150 आप करो। अ, क्योंकि
क्लास 11 में दे रखी है 160 और क्लास 9 में दे रखी है 150, है ना, ऐसे दी हुई है। चलो ठीक है। देखो यहाँ से देखो, ये ना इसको बोलते पामीर पठार, इसका नाम है पामीर प्लेटू। पामीर प्लेटू, पामीर प्लेटू, ठीक है। यहाँ से एक पर्वत है, इसका नाम है हिंदू कुश पर्वत, इसको बोलते हैं हिंदू कुश, इसका नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश है, हिंदू कुश मीन्स हिंदुओं का हत्यारा, हिंदू कुश श्रेणी। सुलेमान और किर्थर श्रेणी है ना, सुलेमान और एक किर्थर श्रेणी। सुलेमान श्रेणी वह किर्थर श्रेणी, किर्थर श्रेणी, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको ना, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कराकोरम। कराकोरम, आर लिख रहा हूँ, आर का मतलब रिवर नहीं है, आर का मतलब रेंज है ना। ठीक है। फिर यहाँ से इसके बाद में एक जो श्रेणी है, इसका नाम लद्दाख, लद्दाख है ये, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज है। फिर ना जास्कर रेंज है, जास्कर। और यहाँ पर ये कैलाश रेंज, कैलाश, कैलाश रेंज है, राइट। फिर उसके बाद में यहाँ से आप चलोगे तो ये आपका एक माउंटेन है और इसका नाम है ग्रेट हिमालय। सतत कंटिन्यूअस है भाई, ब्रेक नहीं है कहीं से ये, सतत है ये, है ना। एक है ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय। ये पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मंसूरी, महाभारत, टोकियो माउंटेन, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। और ये जो ना ये वाला है, ये ना ये इधर जा करके जब मैंने आपको ये बताया था ना प्लेट टेक्टोनिक, तो प्लेट विवर्तनिकी में आप एक चीज देखो, यहाँ पर ध्यान करो, ये प्लेट यहाँ टकराई, प्लेट का उत्तरी पश्चिमी किनारा टकराया, उत्तरी पश्चिमी किनारा, और पश्चिमी किनारा टकराया ना, उसके बाद प्लेट ऐसे घूमी, ऐसे ऐसे रोटेट हुई प्लेट, प्लेट, ये प्लेट है, ये प्लेट आई साहब, आई और यहाँ से टूटी, टूट कर आई आई आई, और सबसे पहले बन गया ये आपका माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया उत्तरी पश्चिमी भाग। और फिर ये प्लेट ऐसे रोटेट हुई, ऐसे, और ऐसे रोटेट हुई ना, एंटी क्लॉकवाइज जब ये प्लेट रोटेट हुई, तो बाय द ये एंटी एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जब रोटेट हुई ना, ऐसे ये प्लेट ऐसे जब मुड़ी, तो उत्तरी पश्चिमी भारत में बहुत ज़्यादा संपीड़न बल, कंप्रेशनल फोर्स बहुत लगा। और कंप्रेशनल फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से आप देखोगे मिडिल हिमालय और शिवालिक दोनों इस पूर्वी भाग के अंदर आपस में मिल गए हैं, जिनकी पहाड़ियां संयुक्त रूप से डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियां हैं। तो ये जो दूसरा रेंज आया, ये दूसरा कौन सा आ गया आपका, तो इसको आपने कहा कौन सा, इसको कहा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और फॉर्मेशन चूंकि ऊपर से शुरू हुआ था, तो सबसे बाहर की तरफ कौन आती है, बाह्य हिमालय, या फिर इसको अपन बोलते हैं कौन सा अपने, या फिर अपने इसको बोलेंगे कौन सा, या शिवालिक श्रेणी, शिवालिक रेंज बोलेंगे इसको।
शिवालिक श्रेणी बोलेंगे, ठीक है। शिवालिक श्रेणी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया शिवालिक श्रेणी। और ये जो है पटकाई बूम, नागा, मणिपुर, अर्मी जो पहाड़ियाँ हैं, तो इनको पूर्वांचल के नाम से जानते हैं ना। पूर्वांचल पहाड़ियाँ, पूर्वांचल पहाड़ियाँ, पूर्वांचल श्रेणी, है ना। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। और म्यांमार और भारत की सीमा पर ये जो माउंटेन है ये हिमालय का ही पार्ट है। और ये है कौन सा, अराकान योमा पर्वत है। अराकान योमा पर्वत है। अराकान योमा पर्वत है। तो ये अराकान योमा है। अराकान योमा पर्वत आ जाएगा। ये है भाई। इसका मतलब हिमालय का जो विस्तार है, वो हिमालय का विस्तार उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से, और किस तरफ होता है, दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। ये हिमालय का विस्तार, विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ये हिमालय का विस्तार आएगा। हाँ, नेचुरल बाउंड्री बनाता है भाई ना। नेचुरल बाउंड्री बनाता है अराकान योमा। अब मैं एक आपको वो दिखाता हूँ, जो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। अरे भाई ये हटा दो इमेज फालतू की, सर्च ही नहीं होता है कुछ। देख लो इसमें हिमालय को लेकर के क्या क्या लिखा हुआ है। अभी पढ़ेंगे, दोबारा से रीड आउट करेंगे इसको, अभी नहीं। वो तो मैं वैसे ही आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको दिखेगा ही नहीं पहली बात तो ना। क्लास 9 में जो है, क्लास 9 को मैं एक बार यहाँ पर ओपन किया है, क्लास 9 को ओपन किया है। ये भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में एक है ना। असम अवरोध मतलब एक समान अवरोध नहीं है, असमान है ना। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। मतलब अर्धवृत्त के रूप में मतलब हो गया ना, इस तरीके से चाप आकार। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब इस चीज से आप एक चीज पकड़ पाओगे, ये कहना चाहता है कि साहब चौड़ाई अधिकतम कहाँ पर है, कश्मीर में है, और न्यूनतम कहाँ पर है, अरुणाचल, है ना। कारण आपको बताया था कि जब प्लेट, भारतीय प्लेट टकराई और जब ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमी, तो संपीड़न बल का मान उस तरफ ज्यादा हो गया, इस तरफ कम हो गया। तो इसकी जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई आपकी ज्यादा कहाँ मिलेगी, कश्मीर की तरफ। ठीक है। और वैसे जो है ये पूर्व की तरफ जो आप जाओगे, तो इसकी चौड़ाई क्या है, कम है, क्योंकि इस तरफ क्या है, यहाँ पर संपीड़न बल का लग रहा है, ज्यादा लग रहा है ना। नहीं, मैं आपको ये दिखाने के लिए बोर्ड पर नहीं लाया हूँ ये, मैं रीड करके आपको सिर्फ बोल के बता रहा हूँ ना। हाँ, कैलाश जो पर्वत है ये भारत में नहीं है, कैलाश का विस्तार तिब्बत में है। ठीक है, एक बार नीचे कमेंट दिखाओ। और चलो, और फालतू फालतू में से दिखाओ। चलो और चलो, थोड़ा नीचे 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 नीचे। चलो एक मिनट, एक, चलो चलो चलो। हम्म। पूर्व में हिमालय का विस्तार पूर्वांचल, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों में ना। चलिए, चलो ये हो गया।
और अगर आप देखोगे इसमें, तो भाई इसमें और अगर बात करोगे तो पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता मिलती है ना, पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, सबसे ज़्यादा सतत बताए थे ना, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर पाए जाते हैं। तो ये जानकारियां हैं, चलो इसको रीड आउट करेंगे एक बार ना, ऐसे रीड करेंगे, एक बार रीड करेंगे अपने, ठीक है ना, इसको रीड करेंगे। लेकिन चूंकि पहले एक बार हिमालय को मैं अपने स्तर पर मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद इस पर आएंगे। पर यहाँ से अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें लगेगी कि इसको लिखना चाहिए, तो अपने लिख लेंगे। और क्लास 9 और 11 की एनसीईआरटी को मैंने पहले ही बताया था। क्लास 9 समकालीन भारत, क्लास 11 भारत भौतिक पर्यावरण, ये दोनों किताबें आपसे निवेदन है प्लीज ले लें, है ना। 9th मैंने आपको बताई थी, भारत भौतिक पर्यावरण लेना है 11 का, और समकालीन भारत लेना है आपको 9 का, ठीक है। समकालीन भारत, राइट, समकालीन भारत ये 9वीं का ले लें। और जो है भारत भौतिक पर्यावरण, ये ले लें आप क्लास 11वीं का, भारत भौतिक पर्यावरण, राइट, ये आप ले लें क्लास 11वीं का, ठीक है। ये आपको दोनों किताब ले लेनी है, और इसको रीड करो आप अपने स्तर पर, है ना, आप अपने स्तर पर रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपने लेवल पर आप करो रीड, ठीक है। बाकी मैं तो रीड करवा ही दूंगा, ठीक है। चलिए, हिमालय कल और परसों, मतलब मंडे ट्यूसडे 2 क्लास और लगेंगी, फिर हिमालय पूरा हो जाएगा। अरे हिमालय पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में जो है मैदान पढ़ेंगे, फिर मैदान को एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, फिर प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाऊंगा, फिर उसको एनसीईआरटीज पढ़ाऊंगा, ऐसे करके इस चैप्टर को करेंगे अपने, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नहीं, आप लोग रीड कर लेंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी कई कई ऐसे होते हैं बच्चे जिनको कोई मतलब नहीं है ना, उनका पर्पज होता है नहीं तुम मास्टर मेहनत करके बता हमें यहाँ पर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, छठी सातवीं क्लास पढ़ा, अरे भाई पढ़ा देंगे। तुमने इंडियन ज्योग्राफी शुरू करवाया था ना, छठी सातवीं आठवीं के अंदर ना इंडियन ज्योग्राफी नहीं है, उसके अंदर इंडिया की बजाय वर्ल्ड का जो पोर्शन है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। तो छठी सातवीं आठवीं पर आएंगे, मैं पढ़ा दूंगा सारा, तुम लोग यार मेरी जान मत लो आप, ठीक है ना। अब तुम जो चल रहे हैं उसको बढ़िया तरीके से पढ़ो, मन करके अच्छे से नोट्स बनाओ, और बुक्स को अच्छे से रीड करो, है ना। और अगर आप मेरे बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, तो चैप्टर नंबर 1 को एक बार आज फिर रीड कर लेना ना, होमवर्क, ठीक है। होमवर्क दे दूं, अगर आप मेरे बहुत अच्छे विद्यार्थी हो तो क्लास 9 होमवर्क है आज का तुम्हारा, आज का होमवर्क है क्लास 9 का, क्लास 9 नाइन्थ 11th, 11th चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, है ना, इसको रीड करना है, ठीक है, रीड करना है, रीडिंग करनी है इसकी। तो प्लीज़ अगर आप मेरे बहुत अच्छे विद्यार्थी हो तो इसको प्लीज़ इसको रीड कर लेना आज, ठीक है। और हिमालय को भी जितना हिमालय है उतना पढ़ लेना, कोशिश करना, ठीक है। इसको जरूर करना, 9 11 का पहला चैप्टर रीड करना है अच्छे तरीके से, ठीक है।